Hello students, my name is Sandhya Aneja. I am your physics teacher. As you know, we have two books in the 6th SAM in physics. First is solid state physics and the other is atomic spectroscopy. I will teach you solid state physics in section C and section D. I will share the video lecture of your syllabus in daily basis. Today we start the unit first and the unit first is crystal structure. What is crystal structure? Students, as we know, we have three states of matter. One is solid, liquid and the gases. सॉलिड स्टेट्स हमारे पास, जैसे कि हम लोग जानते हैं, सॉलिड्स हमारे पास वो होते हैं जिसके पास हमारे पास फिक्स जिनकी शेप्स होती है। और हमारे पास दो स्टेट्स होते हैं, एक होती है हमारे पास लिक्विड स्टेट और अदर होती है हमारे पास गैसियस स्टेट्स। हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, सॉलिड फर्दर हमारे पास दो स्टेट्स में डिवाइड होती है, एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एक होता है हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे पास ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिसमें हमारे पास शो पेरियोडिसिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, उस एटम्स के बीच में हमारे पास पेरियोडिसिटी होती है। और अमॉर्फस सॉलिड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके पास हमारे पास एटम्स के बीच में इरेगुलर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं जिसमें हमारे पास पेरियोडिसिटी नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी तरह से क्रिस्टलाइन को आगे हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है हमारे पास सिंगल क्रिस्टल और एक होता है पॉलीक्रिस्टल। अगर मैं सिंगल क्रिस्टल की बात करूं, जैसे कि हमारे पास नेम से स्पेसिफिक है, दैट इज सिंगल क्रिस्टल। एक बड़ा सारा एक क्रिस्टल होगा, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि हम लोग मान लीजिए एक ब्लैक बोर्ड की बात करें तो पूरा एक जो ब्लैक बोर्ड है वो मेरे पास क्या है, सिंगल क्रिस्टल्स हैं। और इसके बीच में हमारे पास एटम्स जो हैं वो मेरे पास क्या होंगे, एक रेगुलरली स्पेस्ड होंगी। और उसी तरह से आप लोग क्या कीजिए, मान लीजिए बोर्ड को ही आप आगे चार पीसेस में डिवाइड कर रहे हैं तो वो हमारे पास बन जाते हैं पॉलीक्रिस्टल, तो वो पॉलीक्रिस्टल्स होंगे हमारे पास। और जबकि एक पॉलीक्रिस्टल के अंदर हमारे पास एटम्स जो होंगे वो हमारे पास रेगुलरली स्पेस्ड होंगे। तो इसी तरह से हमारे पास एक होते हैं सिंगल क्रिस्टल और एक होते हैं हमारे पास पॉलीक्रिस्टल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो थी हमारे पास इसकी इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिस्टलाइन एंड द ग्लासी सॉलिड्स। क्रिस्टलाइंस देखिए हमारे पास क्या होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, क्रिस्टलाइंस हमारे पास ऐसे सॉलिड्स होंगे जिसमें हमारे पास क्या होंगे, एटम्स जो होंगे वो रेगुलरली स्पेस्ड होंगे। ठीक है, और इसका हमारे पास देखिए सबसे अच्छे इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ये देखिए एग्जांपल दे रखे हैं हमारे पास, जैसे कि क्वार्ट्ज, शुगर, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, कार्बन, ये हमारे पास है इसके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास देखिए, ये हमारे पास क्या कह रहा है कि हमारे पास देखिए फर्स्ट है, द एटम्स और मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड इन रेगुलर और 3 डायमेंशनल पैटर्न, तो इसकी एक ज्योमेट्रिकल शेप होगी। ठीक है, सेकंड है हमारे पास है कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर होंगे। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है कि देखिए जैसे मैंने कहा क्रिस्टलाइन में सभी एटम्स के बीच में जो स्पेसिंग होगी वो सारे के सारे रेगुलरली स्पेस्ड होंगे। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट आपने 10 एटम्स लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, आपने 10 तक उसको काउंटिंग दिया। मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड के बीच में अगर डिस्टेंस हमारे पास 1 एंगस्ट्रॉम है, तो अगर आप 9th और 10th एटम के बीच में भी देखेंगे तो उसके बीच में भी हमारे पास जो डिस्टेंस होगा हमारे पास वो 1 एंगस्ट्रॉम ही होगा। भी इसीलिए अगर आपके पास एक बहुत बड़ा सारा क्रिस्टल्स है तो सभी क्रिस्टल्स के बीच में आपको स्पेसिंग मेज़र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे कि अगर आपने मान लीजिए 2 या 4 एटम्स के बीच में आपने स्पेसिंग देखी, उनके बीच में स्पेसिंग हमारे पास सेम है, तो सभी का लिए आपके पास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं डेट इज़ द लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ द एटम्स। मतलब कि थोड़ा सा अगर आप मेज़र करेंगे तो पूरा सिस्टम अपने आप ही मेज़र हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिस्टल सर्फेसिस आर बाउंडेड बाय द फ्लैट सर्फेसिस। फ्लैट सर्फेसिस का मतलब भी हमारे पास यही होता है कि हमारे पास बहुत सारे सर्फेसिस ऐसे होंगे क्योंकि हमारे पास सभी सर्फेसिस कैसे होंगे, रेगुलरली स्पेस्ड होंगे, तो सभी के सभी फ्लैट सर्फेसिस उसको बोलते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि क्रिस्टलाइन मटेरियल्स पॉसेस यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन। क्योंकि देखिए अगर सभी एटम्स के बीच में हमारे पास स्पेसिंग अगर मैं सेम है तो सभी एटम्स के बीच में हमारे पास जो बॉन्डिंग होगी ना वो भी हमारे पास सेम ही होगी सभी एटम्स के बीच में। इसीलिए हम लोग कहते हैं इनके बीच में जो बॉन्ड्स होंगे ना वो सारे के सारे इक्वल स्ट्रेंथ के होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अनआइसोट्रॉपिक। देखिए अनआइसोट्रॉपिक, आइसो का मतलब होता है सेम और ट्रॉपिक का मतलब होता है डायरेक्शन, और अन का मतलब होता है नहीं,
मतलब कि अगर आप इसको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से देखेंगे ना तो इनकी प्रॉपर्टी अगर आप मेजर करेंगे ना तो इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी, ठीक है। देयर फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल आर अलोंग डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसके बाद में। फिर नेक्स्ट है हमारे पास देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे, शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे क्योंकि देखिए अगर आपने किसी टेम्परेचर पे उनको गर्म करना स्टार्ट किया तो सभी हमारे पास बॉन्ड्स क्या हैं, इक्वल स्ट्रेंथ है, इक्वल उसमें बॉन्डिंग है। तो जैसे ही आप उनको टेम्परेचर देना स्टार्ट करेंगे तो सभी एक सेम टेम्परेचर पे आके ही उनका वो जो होंगे सेम टेम्परेचर पे आके ही मेल्ट होंगे, इसीलिए हम लोग इसको ऐसा बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास दिस आर कंसीडर्ड ट्रू सॉलिड्स, इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज़ अ ट्रू सॉलिड, ठीक है। फिर देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास एमॉर्फियस सॉलिड्स। एमॉर्फियस सॉलिड्स देखिए हमारे पास क्या होते हैं, देखिए उसमें हमने कहा कि एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, पर एमॉर्फियस में हमारे पास एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा, ये हमारे पास क्या होगा, इरेगुलर अरेंजमेंट होगा, तो उसको बोलेंगे एमॉर्फियस सॉलिड्स। अब देखिए स्टूडेंट इसके अगर मैं बात करूँ कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, देखिए फर्स्ट लिखा हुआ है इसके कैसे होगा, इरेगुलर मैनर में होगा, ठीक है। फिर मैंने कहा ये शॉर्ट रेंज होगा क्योंकि देखिए हर एटम्स के बीच में पहले तो मेरे पास क्या था, रेगुलरली स्पेस था, पर अब रेगुलरली स्पेस नहीं है, आपको हर एक गैप के बाद आपको सभी एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस हैं उनके जो बॉन्ड्स हैं वो बार बार चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। पहले जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया बोर्ड का कि अगर आपने एक बोर्ड के अंदर 10 एटम्स हैं, फर्स्ट और सेकंड के बीच में अगर आपने डिस्टेंस मेजर कर लिया तो ज़रूरी अब इसमें नहीं है कि थर्ड और फोर्थ के बीच में भी उतना होगा, फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में भी उतना ही होगा, अब ऐसा नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। पहले क्या फ्लैट सर्फेसिस था, अब हमारे पास क्या है, दैट इज़ अ नॉट बाउंडेड बाय फ्लैट सर्फेसिस। और उसमें देखिए फिर हमारे पास क्या है, फोर्थ पॉइंट में देखिए हमारे पास क्या है, ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि सभी के बीच के पहले तो हमारे पास क्या था, सभी बॉन्ड इक्वली स्ट्रॉन्ग थे, अब यहाँ पे कोई बॉन्ड वीक होगा तो कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट भी इस केस में हमारे पास शार्प नहीं होगा, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या था, अनआइसोट्रॉपिक, इसमें हमारे पास क्या होगा, आइसोट्रॉपिक, मतलब अगर डिफरेंट डायरेक्शन से आप इसको देखेंगे तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेम होंगी, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड द ग्लासी सॉलिड्स, ये आप लोग रीड कर लेंगे, जो मैंने अभी बताया वो सभी के सभी इसमें सभी के सभी वही हमारे पास डिफरेंस बता रखे हैं, जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ के बताई हैं वही डिफरेंस है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ समझानी थी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं हमारे पास अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर और ग्लासी सॉलिड्स होते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर। देखिए स्टूडेंट्स हम लोग इस चीज़ को समझते हैं, देखिए अगर मैं बात करूं, देखिए अनआइसोट्रॉपिक का लिए मैंने एग्जांपल दिया आपको कि हमारे पास सभी एटम्स जो होते हैं वो रेगुलरली स्पेस्ड होते हैं। मान लीजिए मैंने इस तरह से कुछ एटम्स लिए, ठीक है, और ये जो है मैंने कहा मेरे पास रेगुलरली स्पेस्ड हैं, तो ये मैंने बना दिया आपको, ठीक है। और यहाँ पे मैंने मान लीजिए आपको ऐसे कुछ एक एटम जो हैं वो इस तरह से मैंने बना दिए, और ये मेरे पास एक रेगुलरली स्पेस्ड मैं कहूँ नहीं है, ठीक है स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या किया है कि जो ये है ये मेरे पास है, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। ये है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये जो है ये हमारे पास है अमॉर्फस, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एग्जाम्पल है अमॉर्फस का। अब क्रिस्टलाइन में ये कह रहा है अनआइसोट्रॉपिक, अनआइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। इस चीज़ को कैसे समझे, देखो सबसे पहले अगर मैं एक बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात करते हैं, मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर मैं बात करूँ वैक्यूम के अंदर होती है 3 × 10⁸, और जैसे ही कोई मीडियम आएगा तो उसमें हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट वेरी करती है, अभी किस हिसाब से मीडियम है वहाँ पे कोई मतलब उस कि मीडियम कैसा है, फिर उस हिसाब से हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट वेरी करेगी। देखिए मान लीजिए हमने कोई एक रे डाली, ठीक है, कोई लाइट आई, वो लाइट मैंने यहाँ डाली, अब ये मेरे पास क्या है, ये जहाँ मैंने एक एरो खींचा है ये मेरे पास क्या है, एक वैक्यूम है, यहाँ पे एटम्स नहीं है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी 3 × 10⁸, ठीक है। अब मान लीजिए एक मैंने रे यहाँ डाली, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, यहाँ मेरे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट अलग होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक एटम्स हैं, अब वहाँ पे एक मीडियम आ गया, तो मीडियम आएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट डिफरेंट होगी। तो देखिए मतलब हमने क्या कहा था, अनआइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होगा, डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो देखिए एक डायरेक्शन मैंने ये देखी
तो वेलोसिटी ऑफ लाइट अलग है, एक डायरेक्शन मैंने ये देखी तो वेलोसिटी ऑफ लाइट हमारे पास अलग है, तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी डिफरेंट, तो इसी को बोलते हैं अनआइसोट्रॉपिक। अब देखिए आइसोट्रॉपिक की मतलब, आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होगा, सेम डायरेक्शन से सेम प्रॉपर्टी। अब देखिए आप एक लाइट यहाँ डाल दो या फिर एक लाइट यहाँ डाल दो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इस रो में भी एटम्स मेरे पास इरेगुलर वे में अरेंज्ड हैं, और यहाँ भी हमारे पास एटम्स जो हैं वो इरेगुलर वे में हमारे पास अरेंज्ड हैं। तो दोनों ही डायरेक्शंस मेरे पास कैसे हैं, अलग अलग में डायरेक्शंस ली, पर एटम्स की अरेंजमेंट यहाँ भी वैसी है और एटम्स की अरेंजमेंट यहाँ भी वैसी है, तो यहाँ भी वेलोसिटी ऑफ लाइट वही होगी और यहाँ भी वेलोसिटी ऑफ लाइट यही होगी। तो इसीलिए अमॉर्फस को बोलते हैं दैट इज़ अ आइसोट्रॉपिक, डिफरेंट सेम प्रॉपर्टी सेम डायरेक्शन, और अनआइसोट्रॉपिक में बोलेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे अनआइसोट्रॉपिक और कैसे आइसोट्रॉपिक, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग कहाँ थे, ठीक है, अब हम लोग आके लिक्विड क्रिस्टल्स पे। देखिए स्टूडेंट्स, लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं, देखो एक होते हैं हमारे पास सॉलिड, जैसे ही आप सॉलिड को मेल्ट करना स्टार्ट करोगे तो वो लिक्विड फेज में आने से पहले, एक तो हो गया सॉलिड को मेल्ट करोगे तो लिक्विड स्टेट बनेगा, लेकिन लिक्विड स्टेट से पहले एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी, इस इंटरमीडिएट स्टेट को हम लोग बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स। ठीक है, ये देखिए जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है कि द ऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड विच ऑन हीटिंग डू नॉट कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू लिक्विड फेज बट एट सर्टेन टेम्परेचर रेंज between the solid and the crystalline phases they become fluid like and retain their anisotropic and have long range order orientation crystals। मतलब कि ना तो वो भी फ्लूइड बने हैं और ना ही वो हमारे पास अभी सॉलिड है, तो उसको बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल। और जैसे क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये भी अनआइसोट्रॉपिक होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल। इसकी कुछ एक एप्लीकेशन दी हुई हैं, जैसे कि देखिए सम लिक्विड क्रिस्टल शो ए चेंज इन कलर विद टेम्परेचर एंड आर यूज्ड इन लिक्विड क्रिस्टल, जैसे कि थर्मामीटर में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग यूज़ करते हैं, सम लिक्विड क्रिस्टल आर यूज फॉर डिटेक्टिंग ट्यूमर्स इन द बॉडी, ये हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है कि जो हमारे पास द स्टडी ऑफ द ज्योमेट्रिक फॉर्म एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड बाय यूजिंग एक्सरेज, इलेक्ट्रॉन बीम्स एंड न्यूट्रॉन बीम्स कॉन्स्टिट्यूट द साइंस ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। मतलब क्या है, हम लोग उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ को हमें पता करवाना है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ को पता हम कैसे करवाएंगे, उसके ऊपर एक्सरेज डाल के, इलेक्ट्रॉन्स बीम डाल के, तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करवाना है इसको बोलते हैं दैट इज़ अ क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास देखिए क्रिस्टल लैटिस एंड द ट्रांसलेशनल वेक्टर। सिंपल सी बात है, देखिए स्टूडेंट अगर मैं सबसे पहले एक लैटिस की बात करूँ, देखिए लैटिस हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक ग्रुप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एरे होता है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये मेरे पास एक लैटिस है, ये मेरे पास कोई मान लीजिए ये मैंने जो बनाया है, ये मेरे पास जो मैंने डॉट लगा रखे हैं, ये मेरे पास कोई पॉइंट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट्स की अगर आप देखिए ध्यान से, इसकी आइडेंटिकल सराउंडिंग है। अगर आप यहाँ से इसको देखें तो इसके लिए इस सेम सराउंडिंग है। ठीक है, ये थोड़े से आपको दिख रहा होगा कि जैसे कि मतलब ये रेगुलरली स्पेस्ड हैं। ठीक है, आपने मान के चलना कि रेगुलरली स्पेस्ड हैं, थोड़ा सा मेरा शायद इरेगुलर वे में इस और इस एटम के बीच में गैप ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रेगुलर स्पेस में हमारे पास सारे के सारे एटम्स हैं, तो मतलब कि इन सभी की सराउंडिंग जो आइडेंटिकल है, मतलब क्या मतलब, देखो अगर मैं इस एटम से इसके बीच का डिस्टेंस देखूँ तो ये सेम है, उसी तरह से अगर मैं यहाँ से इसका ऑब्जर्व करूँ तो ये भी सेम होगा। मतलब हर एटम्स के लिए सराउंडिंग आइडेंटिकल होगी। अगर मैं इस एटम्स को यहाँ से ऑब्जर्व करूँ तो इस एटम्स के लिए डिस्टेंस सेम होगा, यहाँ से इसको ऑब्जर्व करूँ इसके लिए भी इसकी सराउंडिंग सेम होगी। मतलब सभी के लिए उनकी सराउंडिंग सेम होनी चाहिए। एक मैथमेटिकल जैसे कि पॉइंट्स हैं और इसको मैंने बिठा दिया। जैसे कि एग्जांपल सिंपल सा देखिए लैटिस का, जैसे मान लीजिए क्लास है, क्लास के अंदर खाली स्टूल्स पड़े हैं। जो स्टूल है वो मेरे पास एक रेगुलर वे में अरेंज्ड हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एक रो के अंदर हमारे पास 5 स्टूल आएंगे, उसी तरह से नेक्स्ट रो के अंदर मैंने कहा 5 स्टूल आएंगे, और थर्ड रो के अंदर भी 5 स्टूल आएंगे, तो कितने हो गए 15। अब जो 15 जो स्टूल्स हैं वो एक रेगुलरली स्पेस्ड में अरेंज हैं, तो उसको बोलते हैं लैटिस। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा।
तो यही है हमारे पास लैटिस। अगर आप इसको अगर जो ये ड्रॉ किया हुआ डायग्राम इसको छोड़ दें और ये जो सिर्फ पॉइंट्स हैं इनको कंसीडर करें तो इसको बोलते हैं लैटिस। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे वे में लिखा भी हुआ है, द रिजल्टिंग कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड ए स्पेस। ए स्पेस लैटिस may be defined as an infinite array of points where dimensions in which every point has identical surrounding। बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लैटिस। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखिए हमारे पास क्या होता है, उसके बाद एक होते हैं हमारे पास बेसिस। मैं आपको बता देती हूँ बेसिस भी क्या होता है। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास बेसिस एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। देखिए जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, लैटिस हमारे पास क्या होते हैं, जो मैंने कहा था कि अगर आप एक क्लास के अंदर बैठे हो, एक रो के अंदर 5 स्टूल हैं, तो 5 हमारे पास ये मेरे पास हो गए लैटिस पॉइंट्स हो गई। अब मान लीजिए क्लास में स्टूडेंट्स आ गए और स्टूडेंट्स ने क्या किया, अपनी जो स्टूल्स थे उनके ऊपर वो बैठ गए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे जो स्टूल्स थे वो मेरे पास थे लैटिस और जो स्टूडेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं यहाँ पे बेसिस का। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, उसके ऊपर स्टूल के ऊपर वो लोग बैठ गए। अब तो वो एक जो पूरा जो बन गया है वो मेरे पास एक पूरा बन गया है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इसी को बोलते हैं, देखो लैटिस और बेसिस जब दोनों को मिला देंगे, लैटिस और बेसिस देखिए दोनों को मिला दिए तो हमारे पास क्या बन गया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हो गया पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो एक तरह का बेसिस की मैं देखिए लैटिस तो मैंने क्या कहा था कि ये हमारे पास क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं जिनकी आइडेंटिकल सराउंडिंग्स होती हैं। अगर मैं बेसिस की बात करूँ तो बेसिस हमारे पास क्या होता है, एक तरह की एटम्स होते हैं। ठीक है, एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स, जैसे वो ग्रुप ऑफ एटम्स या फिर एटम्स लैटिस पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास पूरा के पूरा एक बन के तैयार हो जाता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हो गया बेसिस एंड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए बेसिस की बहुत अच्छी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, ये देखिए, दस बेसिस इज द असेंबली ऑफ पॉइंट्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स विच व्हेन रिपीटेड इन 3 डायमेंशन जनरेट्स अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये बेसिस हमारे पास क्या हो सकता है, एक सिंगल एटम भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है, और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, और हमारे पास ये लोग बनाते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इसी को बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारे पास बेसिस एंड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब देखिए एक टॉपिक हमारे पास यहाँ पे होते हैं ट्रांसलेशनल वेक्टर। ट्रांसलेशनल वेक्टर हमारे पास क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि मेरे पास अब ये अगर मैं देखिए इसकी बात करूँ, देखो ये एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इसके बीच में मैंने ए वेक्टर का नाम दे दिया। ठीक है, उस तरह से यहाँ से लेके और यहाँ तक के इसके बीच के पॉइंट्स को मैंने किसका नाम दे दिया, बी, ए और बी का नाम दे दिया। तो ए और बी, ठीक है, ये मेरे पास 2 वेक्टर हैं। अब मेरे पास मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट P है, यहाँ से इसका वेक्टर डिस्टेंस मैंने R ले लिया और यहाँ से कोई एक पॉइंट क्या हुआ, इसके बीच का डिस्टेंस मैंने एक R डैश ले लिया और इन दोनों पॉइंट्स को मैंने जोड़ दिया, ये मैंने जोड़ दिया T। इसी को बोलते हैं हमारे पास दैट इज़ अ ट्रांसलेशनल वेक्टर। ठीक है, अब इसको आप लिखोगे कैसे, इसको लिखने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, जैसे आपने +1 में पढ़ा होगा ट्रायंगल लॉ, है ना, ट्रायंगल लॉ पढ़ा होगा, तो वही मैंने ट्रायंगल लॉ लगा दी। देखिए ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे इसको, ये हो गया R डैश वेक्टर, ठीक है, ये एक R वेक्टर और एक ये T वेक्टर। अब देखिए कैसे लिखेंगे, R वेक्टर प्लस T वेक्टर इक्वल टू R डैश वेक्टर। ठीक है, ये देखिए ये मैंने लिख दिया, R डैश वेक्टर इक्वल टू में R वेक्टर प्लस में T वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए ये लिख दिया हमने इस तरह से, और T आ जाएगा हमारे पास ट्रांसलेशनल वेक्टर, ये कितना होगा N1 इंटू ए वेक्टर प्लस N2 इंटू में बी वेक्टर। तो यहाँ से हमारे पास एक ट्रांसलेशनल वेक्टर हमारे पास बन जाएगा। तो ट्रांसलेशनल वेक्टर अगर हम 2 डायमेंशनल की बात करें तो 2 डायमेंशनल में हमारे पास T इज इक्वल टू हो जाएगा N1 इंटू ए वेक्टर प्लस में N2 इंटू में बी वेक्टर। अगर 3 डायमेंशनल की बात करेंगे तो हमारे पास 3rd डायरेक्शन हमारे पास इसमें और ऐड हो जाएगी। तो यही है हमारे पास एक होता है ट्रांसलेशनल वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, ये हमारे पास टॉपिक आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। डेली बेसिस पे जैसे मैंने आपको कहा था कि हम लोग शेयर करेंगे, तो ये आज ये फर्स्ट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे का स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।